आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी के अंतर्गत। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अधिगम में, ठीक है। आज हम बात करेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं जिससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं ना, आपको पता है कि हमारा यूपी टेट सी टेट में ऐसा मतलब बहुत हर क्वेश्चन में थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। इन्होंने जितने सिद्धांत दिए हैं एक एक रटा होना चाहिए आपको। तो आप ये मान के चलना, पहली बात तो एक पेपर और पेन लेके बैठना। दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं जितना भी बोलूँगी 20, 25, 30 मिनट में, वो सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी चीज़ें मैं लिखूँगी या बताऊँगी वो सब आपको याद करनी है, ठीक है। वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में वही से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करें अगर थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे थॉर्नडाइक? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है थॉर्नडाइक कहाँ के थे? आपके ऑप्शन में होगा कि भारत के थे, श्रीलंका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे या फिर अमेरिका के थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे या तो अमेरिका से थे, ठीक है। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पशुओं में शोध किया था। पशु मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है थॉर्नडाइक को? क्योंकि इन्होंने पशुओं पे काम किया था, पशुओं में शोध किया था, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पशु मनोवैज्ञानिक कौन था? 2-4 नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो ये कौन थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नोट करिए। दिख रहा है? देख रही थी, आपको दिख रहा है? तीसरी बात आपसे पूछता है, शिक्षा जगत में सबसे पहले किसने काम किया या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन था? मतलब ये शिक्षक भी थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने अधिगम पे सबसे ज़्यादा काम किया है? तो यही थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और आपको जैसा मैं बता चुकी हूँ, ये थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, है ना, ये कौन है? ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना है कि मानव और पशु दोनों अधिगम करते हैं। कैसे करते हैं? गलतियां कर कर के सीखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधिगम में, इन्होंने बोला अधिगम में गलतियों का समावेश होता है, ठीक है। कोई भी इंसान अपने रूप में 100% परिपूर्ण नहीं होता, हर इंसान गलती करके सीखता है, ठीक है। ऐसा इनका मानना था। इनका मानना था कि मानव भी अधिगम कर सकता है और पशु भी अधिगम कर सकता है। आगे चल के हम इनका बिल्ली पर प्रयोग देखेंगे। इनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में टाइम लगता है, लर्निंग में टाइम लगता है, राइट। इनका मानना था कि जो है अधिगम यंत्रवत कराया जा सकता, मतलब डरा के, धमका के, मार के, पीट के अधिगम कर सकते हो। तो ये डराना धमकाना तो मुमकिन है नहीं, बच्चों को मारना पीटना, है ना। लेकिन इनका ऐसा मानना था किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को अधिगम कराना है ना, तो हम डंडे के बलबूते अधिगम करा सकते हैं, है ना। तो व्यवहारवादियों का मानना है कि यंत्रवत अधिगम कराया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांतों की, तो थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से 2 नियम दिए, मुख्यतः 2 नियम दिए। पहले नियम थे प्राथमिक या मुख्य नियम। 2 प्रकार के थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं। कितने प्रकार के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने? 2 प्रकार के नियम दिए हैं। प्रथम नियम है, पहले नियमों को कहते हैं प्राथमिक या मुख्य नियम। प्राथमिक या मुख्य या प्रथम नियम, ठीक है, या प्रधान नियम, इन्हीं को क्या कहेंगे? प्राथमिक, मुख्य या प्रधान, या, है ना। अरे आप बताइए, किसी बात के 2 बेटे हैं तो पहले बेटे को कौन क्या कहेगा? प्राथमिक नियम, बड़ा बेटा, मुख्य बेटा, यही तो कहेगा ना। तो ऐसे ही थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, ठीक है। पहले नियम को बोला था प्राथमिक नियम, मुख्य नियम, प्रधान नियम, ठीक है, या प्राइमरी रूल्स आप इंग्लिश में अगर कह देते हो तो, है ना। तो प्राथमिक नियमों के अंतर्गत ये, और दूसरे नियमों को क्या बोलेंगे? द्वितीयक या गौड़ नियम। द्वितीयक नियम छोटा था, ठीक है, छोटा वाला बेटा,
ठीक है, द्वितीयक नियम को गौड़ नियम बोलते हैं या द्वितीयक नियम बोलते हैं या सेकेंडरी रूल्स बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्राथमिक नियमों के अंतर्गत 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम दिए? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। प्राथमिक नियमों के अंतर्गत कौन कौन से नियम दिए? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, द्वितीयक नियमों के अंतर्गत क्या क्या दिया? द्वितीयक नियम कौन कौन से थे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता, साहचर्यात्मक नियम। द्वितीयक नियम के अंतर्गत 5 नियम दिए थॉर्नडाइक ने। बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता, साहचर्यात्मक। ये 5 याद करने हैं द्वितीयक में, और प्राथमिक में ये 3 नियम हैं। हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप नोट करिए पहले से। नोट करिए, फिर मैं रफ करूंगी तभी तो एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना आप लोगों को। रफ करती ही हो भाई, मतलब बस का टाइम नहीं दे दिया है आप लोगों को। अब हम सबसे पहले अभ्यास का नियम देखते हैं, अभ्यास वाला नियम। ठीक है, देखो मैंने उस दिन बताया था बच्चे, मैंने पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था? एक होता है अनुक्रिया, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स, और एक होता है उद्दीपक, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, है ना। तो अनुक्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या? आर बोलेंगे, मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, और उद्दीपक को बोलेंगे उद्दीपक का मतलब क्या? स्टिमुलस होता है ना। देखो, मनोवैज्ञानिक भाषा में उद्दीपक का मतलब क्या होता है? लक्ष्य या हमारा जो उद्देश्य होता है। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य होता है, और हम साइकोलॉजिकल टर्म में इसे उद्दीपक बोल देते हैं। अनुक्रिया का मतलब होता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्रिया करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रिया बोलते हैं। लक्ष्य को हम जो प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ऐसा बोला था कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बार बार अनुक्रिया करते हैं, बार बार रिपीटिशन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, मान लो आपका सीटेट एग्जाम, आपका लक्ष्य है सीटेट पास करना, क्योंकि बाद में आपको टीचर बनना है, आपका लक्ष्य तो टीचर है। ठीक है, तो बार बार आप जो है बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो बॉन्डिंग है, अनुबंधन जिसे कहते हैं, अनुबंधन या बॉन्डिंग क्या होगा? मजबूत होगा ना। ठीक है, अनुबंधन या बॉन्डिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मजबूत होगा। ठीक है, अनुबंधन का मतलब बॉन्डिंग। ठीक है, अनुबंधन का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। तो इन्होंने बोला, जब हम अभ्यास के नियम में बताया कि जब हम बार बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है अनुक्रिया करते हैं, तो दीपक की प्राप्ति के लिए बार बार हम अनुक्रिया करते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन करते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग क्या होती है? मजबूत बनती है। और जब बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है तो क्या होता है? अधिगम हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। इट मीन्स क्या? आप दीपक की प्राप्ति कर लेते हो, राइट, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको? दूसरी बात इन्होंने बोला कि अगर हम अभ्यास के नियम में दोबारा इन्होंने कहा कि अगर हम अभ्यास की कमी करते हैं, ठीक है, मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं करते हैं, बार बार अनुक्रिया नहीं करते हैं, अभ्यास की कमी करते हैं, और तो हमारा अनुबंधन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अभ्यास की अगर हम कमी कर देंगे तो अनुबंधन क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो हमें उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, अनुबंधन जब हमारा कमजोर हो गया अगर,
तो हमें अधिगम नहीं हो पाएगा, ठीक है, और हम उद्दीपक की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इनका अभ्यास का नियम था। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। जब हम बार बार अनुक्रिया करेंगे तो हमारी बॉन्डिंग मजबूत होगी और हम अधिगम कर लेंगे, हमें उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और बार बार हम अनुक्रिया नहीं करेंगे तो हमारा अनुबंधन कमजोर हो जाएगा, अधिगम नहीं हो पाएगा और उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको। लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या बोला, 1930 में अपने इस कथन का में संशोधन किया। 1930 में उन्होंने अपने इस कथन का संशोधन किया। कब किया? 1930 में। और इन्होंने बताया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम अभ्यास ज्यादा करें और हमें अधिगम हो जाए, हमें लर्निंग हो जाए, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हम अभ्यास कम करें और हमें अधिगम हो जाए, अधिगम ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों बोला? देखो बच्चे, मान लो हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, जैसे हमारा एम है इंजीनियर बनना, ठीक है। इंजीनियर बनना हमें अच्छा लगता है, हमारा एम इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, और डॉक्टर की पढ़ाई हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। अब आप बताइए, क्या जिंदगी में आप कभी डॉक्टर बन पाओगे? कभी जिंदगी में आप डॉक्टर बन पाओगे? चाहे एड़ी चोटी का बल लगा लो, नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? उधर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, उधर आप बनना ही नहीं चाहते हो, आपको जबरदस्ती बनाया जा रहा है ना डॉक्टर। बनना क्या चाहते हो? इंजीनियर। बनाया क्या जा रहा है? डॉक्टर। तो आपकी लर्निंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। यही इनका मतलब था। इन्होंने बोला कि अधिगम तभी हो पाएगा भले ही आप उस पर कम टाइम दो, ठीक है, लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ रहा है, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है ना, तो एक बार भी पढ़ लोगे तब भी बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, उसको आप 100 बार पढ़ोगे तब भी उतना मजा नहीं आएगा, है ना। तो 1930 में इन्होंने अपने इस कथन का संशोधन किया और अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा, पुनः 2 भागों में बांटा, ठीक है। वो 2 भाग कौन कौन से अभ्यास, अब इतना रख कर देती हूँ, ठीक है। अभ्यास के नियम को थॉर्नडाइक ने 1930 में पुनः 2 भागों में बांटा और क्या बोला? प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। प्रयोग या अनुप्रयोग का नियम, ठीक है, अनुप्रयोग का नियम। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आई? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपने कौन से नियम को 2 भागों में बांटा था? पुनः 2 भागों में बांटा था, प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम। तो कौन से नियम को बांटा भैया? अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, आप यस करके रिस्पॉन्स कर देना, ठीक है, और इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इन्होंने बोला कि जब हम अधिगम करते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तो हमें उद्दीपक की प्राप्ति में अगर मजा आ रहा है, लर्निंग करने में अगर मजा आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है? ये R है और ये S है, ठीक है। ये R है और ये S है, ठीक है। तो लर्निंग करने में जब हम ये अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हमको क्या हो रही है? संतोष की प्राप्ति हो रही है, संतोष की प्राप्ति हो रही है, संतोष की प्राप्ति हो रही है, या फिर आप लोग तो कहोगे मैम आपको लिखना भी नहीं आता है, तो सही कर दूं, वरना बहुत सारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो अगर आप
आपको लर्निंग करने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या होगा, प्रभाव का नियम ऐसा कहता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की लर्निंग कर रहे हो, अगर उसको करने में मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, तो अनुबंधन क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ओके। और जब अनुबंधन पॉजिटिव बनता है ना, उसी टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको रिवॉर्ड दे देना चाहिए, पुनर्बलन दे देना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब क्या, जब भी बच्चा अच्छा करता है तब आप उसको प्रोत्साहित करें, जैसे कि शाबाश, वेरी गुड, ऐसे शब्द बोले, पुरस्कार दें, है ना। तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पुनर्बलन की आवश्यकता होती है जब वो अच्छा करता है। इवन जब वो खराब करता है तब भी पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। पीटना या फिर डांटना पुनर्बलन नहीं होता है। वैसे तो सकारात्मक, नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। भाई आप किसी बच्चे को बोल रहे हो तू तो निकम्मा है, तू तो जाहिल है, तू तो गंवार है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। और ऐसा किसी बच्चे से करना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। और सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, कोई बच्चा अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में, आप तुरंत उसको वेरी गुड बोलो, तुरंत शाबाशी दो, तुरंत बोलो बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, है ना। मान लो अगर वो नहीं भी अच्छा कर रहा है तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, बेटा ट्राई करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं तू तो निकम्मा है, ये नहीं बोलना है। ठीक है। और बहुत सारे टीचर और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, बच्चे इससे डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, जब हम अपने अनुक्रिया करते हैं और दीपक की प्राप्ति करने के लिए हमें संतोष की प्राप्ति होती है। कैसे संतोष की प्राप्ति होगी भैया, जब आपको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, अच्छी शिक्षण विधि से पढ़ाया जाएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, तब तो क्या होगा, आपका मजा आएगा ना, अनुबंधन पॉजिटिव होगा, है ना। और जब मजा नहीं आएगा तो अनुबंधन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। मजा नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको असंतोष की प्राप्ति होगी, अरुचिकर लगेगा, है ना, असहज लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करिए आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो प्रभाव के नियम में पुनर्बलन के बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, इस बात को याद रखना। दूसरा है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, देखो बच्चे, अगर हम तत्परता की बात करें तो इसके कई सारे नाम हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रेरणा का नियम। ठीक है। इसे ही हम कहते हैं मानसिक तैयारी का नियम। तत्परता का नियम, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना याद करना। तो इसे ही क्या कहेंगे, तत्परता के नियम को प्रेरणा का नियम भी कहते हैं और मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चे ये होता है, इसे ही तैयारी का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। इस नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने महोदय ने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, हम व्यक्ति की ही बात करें, ठीक है, तो जब तक आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, जब तक आंतरिक रूप से तैयार नहीं है, ठीक है, जब तक आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तब तक उसको अधिगम नहीं कराया जा सकता है। जब वो तत्पर नहीं है तो अधिगम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। जैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है, आप बहुत ज़्यादा तत्पर हो कि हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम कर लेंगे, दिन रात एक करके पढ़ लेंगे, कुछ भी हो हमें करना है तो करना है, चाहे दिन हो रात हो, कुछ भी करके हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। दिस इज कॉल्ड तैयारी का नियम। ठीक है।
और अगर आपका सीटेट का पेपर है तो आप कह रहे हो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तैयारी करें, ऐसा ना हो हमारा पेपर ही ना निकले, है ना। पढ़ें, क्या पता वही आए ही ना जो पढ़ रहे हैं। अरे भैया सिलेबस के बाहर आएगा क्या, यही सब कुछ तो आएगा, है ना। तो यही तो नेगेटिविटी होती है आप लोगों की, है ना। तो आप लोग मानसिक रूप से तत्पर ही नहीं हो, मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे तत्परता का नियम बोलेंगे। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हो, ठीक है, जब आप प्रेरित होते हो अंदर से, जब आप तैयारी में रहते हो कि हाँ हम कर लेंगे हर हालत में, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने एक कथन बोला था कि एक घोड़े को 10 लोग मिलके तालाब तक तो ले जा सकते हैं, एक घोड़े को 10 लोग मिलकर तालाब तक तो ले जा सकते हो, लेकिन 20 लोग मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते अगर उसका मन नहीं है पानी पीने का, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को चाहे हम कितने भी संसाधन दे दिए जाएं, कितनी भी किताबें दे दी जाएं, है ना, चाहे हम लोग मतलब कितना भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी इंसान आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप खुद से ना पढ़ना चाहें, है ना। तो आप लोगों को आंतरिक रूप से प्रेरित या आंतरिक रूप से तत्पर या मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि तत्पर रहने के लिए, प्रेरित रहने के लिए जो हम लोगों का बैकग्राउंड है, हम सभी लोग, हम मुझे लगता है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं सब लोग। ऐसा तो है नहीं कोई बहुत बड़ी पावरफुल लीडर या फिर बिजनेसमैन घराने से आते हैं, सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास लोगों के लिए मिडिल क्लास में होना, लोअर मिडिल क्लास में होना, इससे बड़ी तत्परता और कोई हो ही नहीं सकती है भाई। आप लोगों के माँ बाप ने जो आपके लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, जो त्याग किया है, जो तपस्या की है, उसका आउटपुट आपको देना है ना। तो सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, यही प्रेरणा है आप लोगों के लिए, राइट, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो ये हो गए आपके थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम, और ये पूछे जाते हैं, द्वितीयक भी पूछे जाते हैं, प्राथमिक भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वितीयक या गौड़ नियमों के बारे में। कौन कौन से थे भैया? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, ठीक है। थॉर्नडाइक के द्वितीयक नियमों के अंतर्गत कौन कौन से नियम थे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता या साहचर्यात्मक नियम। कौन कौन से नियम थे बच्चे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता या साहचर्यात्मक नियम। बहुक्रिया का मतलब क्या हुआ? जब आप अधिगम की प्राप्ति करते हो, कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए क्या करते हो? बहुत सारी क्रियाएं करते हो ना। जैसे आपको सीटेट का पेपर पढ़ना है ना, तो आप उसके लिए क्या करोगे? बहुत सारी क्रियाएं करोगे। जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर भी अटेंड करोगे, हो सकता है कोई ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहा है वो भी अटेंड करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओगे, टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, है ना। अदर कोई चीज़ें बताता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी एज ए रिसोर्स यूज करोगे। तो क्या हुआ? आप अधिगम की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का मतलब हुआ कि आप जब कोई अधिगम करना चाहते हो, आप अपने उद्दीपक की प्राप्ति के लिए बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाओं को करते हो,
है ना। कैसे करते हो छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे आपको एक सपोज आपको 300 पेजेस की बुक पढ़नी है, राइट। तो उस बुक को पढ़ने के लिए 300 पेज को पढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं एक ही बार में आप पूरी बुक खा जाओगे। आप प्लान बनाते हो कि भाई 3 पेज आज पढ़ेंगे सुबह, 3 पेज शाम को पढ़ेंगे, फिर कल 3 पेज पढ़ेंगे सुबह शाम, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो अपने टारगेट को। उसे क्या कहते हैं? आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का यार अपना नजरिया, दृष्टिकोण जो आपका होता है, भाई आपको एग्जाम पास करना है तो आप उसको कैसे लेते हो, है ना। आपकी 50% तैयारी हो चुकी है तो आप क्या कहते हो, यार 50% तो तैयार है, 50% और तैयार करेंगे, टॉप करेंगे। वहीं पे दूसरा बच्चा क्या सोचता है, यार मेरा 50% तैयार है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं, है ना। तो ये होता है मनोवृत्ति का नियम। सादृश्यता का नियम, ठीक है, होता है साहचर्यात्मक नियम। साहचर्यात्मक नियम का मतलब होता है बच्चे तालमेल बिठाना। आप अपने सब्जेक्ट के साथ में, विषय वस्तु के साथ आप कितनी ज़्यादा तालमेल बिठा सकते हो, ठीक है, कितना ज़्यादा सामंजस्य बिठा सकते हो, इसे क्या बोलते हैं? साहचर्यात्मक नियम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपको जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ ये मैम है, हाई फाई स्टडी चैनल पे पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।